आज हम लोग पढ़ेंगे आपके ही एनसीईआरटी बुक में एक टर्म दिया गया है ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये सेपरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन वहीं पे आपके एनसीईआरटी बुक में ये कंटेंट दिया हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेपरेट बना लिया है ताकि आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कैनल कॉलोनीज के बारे में, जानते हैं कि आखिर ये क्या था। देखिए, बाय 1890 ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी had taken shape accompanied by complex changes in labor movement pattern, capital flows, ecologies and technology। मतलब कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा दौर था 1890 का, उस समय के आसपास का ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे कि मतलब कि बदलाव आ रहे थे। किसमें? लेबर मूवमेंट में बदलाव आ रहे थे, कैपिटल फ्लो में बदलाव आ रहे थे, इकोलॉजी में बदलाव आ रहे थे और टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे थे। इकोलॉजीज का मतलब हो गया कि वहाँ के रहन सहन में बदलाव इस प्रकार का ये आ रहा था, और टेक्नोलॉजी तो आप जानते ही हैं, है ना। तो ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे कि लोग मूवमेंट ज़्यादा कर रहे थे, हर प्रकार के बदलाव उस समय पे हो रहे थे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट मीन्स, अब इसका मतलब क्या हुआ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का पूरी तरीके से बेसिक सा मतलब ये देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो इस पहले पॉइंट में मेनली ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से वहाँ पे इकोनॉमी अब बदल रहा था, है ना। अलग अलग कंट्री का इकोनॉमी बदल रहा था, वहाँ पे लेबर का मूवमेंट बदल रहा था, कैपिटल फ्लो बदल रहा था, टेक्नोलॉजी बदल रहा था, वहाँ का वातावरण बदल रहा था, माहौल बदल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। अब आखिर हुआ क्या? इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का मतलब क्या, जानिए यहाँ पे। इट मीन्स नाउ फूड नो लॉन्गर कैम फ्रॉम a nearby village or town but from thousands of miles away। अब देखिए, पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा? पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि ब्रिटेन में फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा था, है ना। वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रहे थे, उनके डिमांड को पूरा कौन कर रहा था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। तो ब्रिटेन से तो बहुत दूर है ये सब जगह, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे ना ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन रहा था। मतलब कि अब जो है ना अनाज छोटे मोटे आसपास वाले जगह से नहीं आ रहे थे, बहुत दूर दूर से शिप में लोड होकर आ रहे थे। तो ये क्या है? ये लेबर का तो मूवमेंट है ना। जब जहाज में आएंगे तो भाई आप अकेले तो ज़्यादा पे लोड नहीं करेंगे, लेबर का मूवमेंट है, पैसे से आप खरीदेंगे, इसके साथ ही साथ वातावरण वहाँ का बदलेगा, वहाँ पर टेक्नोलॉजी नया नया आएगा, ये सारा कुछ समय पर बदलाव हो रहा था। It was grown by an agricultural worker who has recently arrived to that land। और ये सारा का सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो था, एग्रीकल्चरल गुड्स जो था, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा था? वही लोग जो कि वहाँ पे नए नए गए हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे? माइग्रेट कर रहे थे। और माइग्रेट करके वो कहाँ कहाँ गए थे? याद कीजिए, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। देखिए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे वो लोग, है ना। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे थे? क्योंकि वहाँ पे लैंड के ऊपर अब मतलब कि वहाँ पे अब खेती बाड़ी ज़्यादा हो रहा था, है ना। तो जो लोग ब्रिटेन से आए थे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये लोग यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे थे, और वही अनाज कहाँ जा रहा था? उसके खुद कंट्री में जा रहा था, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में कि अब जो है अनाज छोटे मोटे जगह से नहीं आएगा, बहुत बड़े बड़े जगह से आएगा, बहुत दूर दूर से अनाज हमारा ट्रैवल होके आएगा। और वो अनाज किसके द्वारा उगाया गया होगा? वहीं के लोगों के द्वारा, ब्रिटेन के लोगों के द्वारा ही उगाया गया होगा, क्योंकि ब्रिटेन के लोग माइग्रेट कर रहे थे समय पे ज़्यादा, है ना। तो ये आपने यहाँ पे ये चीज़ जान लिया। तो यही हमारा मेनली है ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। देखिए, यदि इतना याद भी ना रहे ना आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत बच्चे भूल भी जाते हैं, तो उतना घबराने की बात नहीं है। बस इतना हमेशा याद रखिएगा कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे कि अब किसी भी कंट्री में अनाज पास पास वाले जगह से या फिर शहर से नहीं जाने वाले थे, बल्कि बहुत दूर दूर से जाने वाले थे। और वो दूर में जो अनाज जाएगा, वहाँ पे जो उपजाया गया होगा, कहीं ना कहीं उसी के लोगों के द्वारा उपजाया गया होगा, ठीक है। यही था हमारा मेनली ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अपने इंडिया का, है ना। इंडिया के बारे में मेनली हम लोग पढ़ते हैं कैनल कॉलोनीज के बारे में। क्या था ये कैनल कॉलोनीज? आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ मिलेगा। जानिए क्या था, देखा जाए क्या है। इन इंडिया द कैनल कॉलोनीज वेयर द एरियाज इन पंजाब which were irrigated by new canals built by Britishers to transform semi-desert areas into fertile agricultural lands that could grow wheat and cotton for exports। मतलब कि पंजाब वाले साइड के तरफ, पंजाब वाले
साइड के तरफ कुछ ऐसे हमारे एरिया थे, जब ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे, कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे कि खेती नहीं किया जा सकता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, कैनल बना के, यानी कि नहर वनहर बना के वहाँ पे पानी पहुँचाया और उस बंजर ज़मीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। और फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या क्या वहाँ पर उपजाना शुरू किए, कॉटन उपजाना शुरू किए। कॉटन हो गया, फिर से वीट हो गया, यानी कि वो ऐसे चीज़ों को वहाँ पे उपजाना शुरू कर दिया जो कि एक्सपोर्ट किया जा सकता था, यानी कि भारत से उपजा के उसको अपने देश ब्रिटेन लेकर जाया जा सकता था। ठीक ना, तो वही था हमारा मेनली कैनल कॉलोनीज। तो कैनल कॉलोनीज का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कैनल बनवाया था, है ना, नहर बनवाया था, वो छोटे मोटे रास्ते वाला वो बनवाया था ताकि उस जगह तक पानी पहुँच पाए जहाँ पे कि खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है लेकिन हो नहीं रहा था। तो वैसे वाले जगह पर अंग्रेज़ों ने पानी पहुँचाया, बंजर जगह को उन्होंने क्या कर दिया, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे वो अनाज का उपजाना शुरू कर दिया। और वो अनाज मेनली वही उपजा रहे थे जो कि बाद में एक्सपोर्ट किया जा सकता है अपने देश में, है ना, ब्रिटेन वो लेके जाया जा सकता है। तो वो चीज़ यहीं पे वो लोग कर रहे थे, इसलिए कैनल के नाम से इसका नाम पड़ गया कैनल कॉलोनीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 1820 एंड 1914 वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम्स। और इतना ज़्यादा वहाँ पे वो तरक्की कर दिया था पंजाब में कैनल कॉलोनीज को सेटअप करने के बाद, यानी कि हर एक जगह पर नहर के द्वारा पानी पहुँचाने के बाद इतना ज़्यादा वो वहाँ पे प्रोडक्शन कर दिया था कि उसका प्रोडक्शन जो है ना, मतलब कि उसका जो मतलब अनाज करने का जो ट्रेड करने का तरीका था वो बढ़ के 25 से लेकर 40 तक हो गया था, मतलब कि 40 मल्टीप्लाई हो गया था, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना। उस समय हो सकता है कि वो 25 गुना ज़्यादा करता हो, है ना, अब वो 40 गुना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि ब्रिटिश वाले यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब पंजाब में रूल कर रहे थे कैनल बना के, इसलिए उसका नाम पड़ गया कैनल कॉलोनीज। और वहाँ पे वो इस प्रकार से सिस्टम को चेंज कर दिया कि बाकी अलग अलग जगहों पर भी वो अपना अनाज ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा था, खास करके अपने देश ब्रिटेन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 25 से लेकर 40 गुना उसका ज़्यादा बढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं। नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड comprised primary products, that is agricultural products such as wheat and cotton and minerals such as coal। तो वो पंजाब से मेनली क्या क्या करता था, मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जैसे चावल दाल गेहूँ, वो सभी उतना नहीं था। हाँ बिल्कुल, उसमें भी सबसे खास करके कौन, वीट और कॉटन, है ना, क्योंकि उसमें भी हमने कहा था कि कपड़े और खाना दो चीज़ों का डिमांड सबसे ज़्यादा था। समझ रहे बात को, चलिए। और उसके बाद फिर जो सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा था, भारत से लेके जा रहा था, तो वो था हमारा कोल। तो 3 चीज़ वो पंजाब से निकाल रहा था, खास करके मेनली वीट, कॉटन और कोल निकाल रहा था, और वो जाके अपने देश लेके जा रहा था। और लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा था, वो कर रहा था 60%, वो भी किसका, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कि वीट का और कॉटन का। कॉटन भी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आता है। चलिए, तो ये आपने समझ लिया कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स इंडिया में कैनल के हिसाब से उन्होंने खेती बाड़ी किया। पंजाब में बंजर ज़मीन को उन्होंने फर्टाइल लैंड बना दिया, उपजाऊ ज़मीन बना दिया, और वो किस प्रकार से यहाँ पे खेती बाड़ी करवा के अपने जगह पर, अपने यानी कि अपने कंट्री में किस प्रकार से सामानों को लेके जाया जा रहा था उनके द्वारा, ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, है ना, उन्होंने किस प्रकार से योगदान अपना निभाया, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।